Hello and greetings to all the dear aspirants. This is कुलदीप सिंह. वेलकम बैक टू द चैनल. सो फाइनल HCS हमारे मेंस के पेपर हो चुके हैं और अगेन आई होप आप लोगों के पेपर काफ़ी अच्छे से हुए होंगे और आपने अच्छे से कूल डाउन किया होगा. अभी जो है आगे बढ़ने का समय आ चुका है और अगले पायदान के लिए तैयारी करने का समय आ चुका है. दैट इज़ द HCS इंटरव्यूज़. जी हाँ दोस्तों, अगेन अगर मैं बात करूँ इंटरव्यूज़ की तो टोटल 75 मार्क्स का इंटरव्यू है एंड अराउंड 360 स्टूडेंट्स बैठने वाले हैं इस इंटरव्यू में. और ये इंटरव्यू जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है. मेक इट और ब्रेक इट वाला काम भी कर सकता है आपकी सिलेक्शन, आपकी फाइनल सिलेक्शन के ऊपर और आपकी डिजायर्ड सर्विसेज के ऊपर. सो इस पर्टिकुलर सेशन में मैं यही बात करने वाला हूँ कि क्या जो गलतियां हैं एक एस्पिरेंट करता है विद रिस्पेक्ट टू द इंटरव्यू जिससे कि उसको मार्क्स कम मिलते हैं एंड किन चीज़ों के ऊपर आपको काम करने की जरूरत है जब तक ये इंटरव्यू का जो शेड्यूल है वो अनाउंस नहीं होता, ताकि आप इंटरव्यू पैनल के सामने एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी प्रेजेंट कर सकें और इस पर्टिकुलर जो स्टेज है इसके अंदर मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सकें. तो चलिए फटाफट से हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं. और जो पहला एस्पेक्ट रहेगा मेरा इस पर्टिकुलर सेशन में बात करने का वो है कि कौन से ऐसे एरियाज है जहां पे आप इंटरव्यू में गड़बड़ कर सकते हो और जहां पे आपको कंपैरेटिवली कम मार्क्स मिलेंगे बाकियों से. तो इसके लिए आपको बेसिकली इंटरव्यू को ध्यान से समझने की जरूरत है गाइज. नाउ यहाँ पे होता क्या है कि बेसिकली इट्स अ वाइवा वॉइस, इट्स अ पैनल इंटरव्यू जहां पे कि 4 और 5 मेंबर्स का पैनल है. पिछली बार अगर मैं बात करें तो थ्री मेंबर्स का पैनल बैठ रहा था. तो 3 to 4 मेंबर्स का पैनल जो है वो आपको जज करता है फॉर योर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज. इसमें आपका जनरल नॉलेज नहीं चेक किया जा रहा, वो तो ऑलरेडी प्री और मेंस में हम लोगों ने चेक किया है. बट यहाँ पे आपका जो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज है, जो ऑफिसर का एक्यूमेन होता है, उसकी सोशो जो साइकोलॉजिकल कैपेबिलिटीज होती है, उसकी लीडिंग की कैपेबिलिटीज होती है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की कैपेबिलिटीज होती है, एनालिटिकल स्किल्स होती हैं, इनको जो है परखा जाता है थ्रू द जनरल कन्वर्सेशन. नाउ यहाँ पे बेसिकली जब भी इंटरव्यू में कोई कैंडिडेट बैठता है तो ये एज्यूम किया जाता है कि भाई लेट अस से अगर 75 मार्क्स टोटल हमको इंटरव्यू में मिलने वाला है तो ऑलरेडी कैंडिडेट को एक एवरेज मार्क्स दिए जाते हैं एज सून एज ही एंटर्स द इंटरव्यू रूम. सो आपको एवरेज 40 मार्क्स मिलते हैं और वहां से जिस तरह से इंटरव्यू आगे परस्यू करता है, जैसे जैसे कैंडिडेट जवाब देता है, पॉजिटिव और नेगेटिव ये मार्क्स जो है ऐड होते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट होते हैं. जैसे अगर मैं पिछली बार HCS के इंटरव्यूज के बारे में बात करूं तो वहां पे ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो आपके मार्क्स का रहा है वो 29 to 53 की रेंज में देखने को मिला. 53 मार्क्स भी मिले हैं, टॉपर को 52 समथिंग मार्क्स भी मिले हैं और जो सबसे लोएस्ट स्कोर गया है वो अराउंड 29 का गया है. ठीक है जी. तो आप देख सकते हैं कि इस 40 मार्क्स के एवरेज में आपको प्लस या माइनस 12 मार्क्स देखने को मिल रहे हैं. मींस अगर आपने अंदर बैठ के बहुत अच्छी कन्वर्सेशन की है तो आपको 40 से लेटेस्ट से 52 53 मार्क्स भी दिए जा रहे हैं. एंड अगर आपका कहीं ना कहीं लाइक इंटरव्यू गलत हो रहा है या इंटरव्यू बहुत ज्यादा खराब हुआ है तो आपको -12 लाइक अराउंड 28 29 मार्क्स भी मिल रहे हैं. ठीक है जी. तो ये बेसिकली एक एक्यूमेंट रहती है, एक पूरा जो है सिनारियो रहता है. और इस सिनारियो में जो है एक इंटरव्यूअर एक बेसिकली एक कैंडिडेट एंटर करता है और इंटरव्यूज जो है 30 to 40 मिनट्स के इंटरव्यू में उन्हें जज करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये सारी पर्सनालिटी, क्या ये सारी कैपेबिलिटीज एक कैंडिडेट के अंदर है कि नहीं. ठीक है जी. तो 30 मिनट्स में जज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. इसीलिए कैंडिडेट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है कि वो अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट करे कि वो एक ऑफिसर, एक इस पर्टिकुलर इस बड़ी प्रतिष्ठित जॉब के लिए जो है वो सूटेबल कैंडिडेट निकल के आए. तो इसी चीज़ को देखते हुए हम लोगों को कुछ चीज़ें अवॉइड करनी होती है, कुछ चीज़ों को हम लोगों को कुछ मिस्टेक्स को जो है उससे बचना होता है. उन्हीं चीज़ों के बारे में मैं यहाँ पे बात करता हूँ कौन सी वो चीज़ें हैं जिससे कि आपका इंटरव्यू फॉल्टर हो सकता है. सबसे पहली एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है ड्रेस कोड. देखिए फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये आपने कोट बहुत बारी सुना होगा. और 30 मिनट के इस बेसिकली इंटरेक्शन प्रोसेस में ड्रेस कोड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. जैसे ही आप वो दरवाजा खोलेंगे, आप ग्रीट करेंगे और ग्रीट करके सामने जो है चेयर पे बैठेंगे, सबसे पहली जो नज़र पैनल की जाने वाली है वो आपके ड्रेस कोड के ऊपर जाएगी. और आपका ड्रेस कोड जो है वो टॉप ऑफ द टॉप होना चाहिए. मीन्स इट शुड बी राइट एंड सूटेबल फॉर द सिचुएशन. नाउ जनरली क्या होता है कि जो बॉयज होते हैं वो जनरली सूट पहनना प्रेफर करते हैं अलॉन्ग विद टाई. एंड जो फीमेल्स होती हैं वो बेसिकली सूट या साड़ी पहनना प्रेफर करती हैं. ठीक है जी. सो ड्रेस कोड जो है यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. आपका ड्रेस कोड पहले से ही डिसाइडेड होना चाहिए. कौन सा ड्रेस कोड आपको पहनना है या कौन सी साड़ी या कौन सा सूट आप पहनने वाले हैं, उसका कलर, उसका जो है फॉर्मल लुक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उस ड्रेस
कोड के साथ आपका फेमिलियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जनरली क्या होता है कि कैंडिडेट्स जो भी ड्रेस सिलेक्ट करते हैं उसको उन्होंने 2-3 बारी पाया नहीं होता है, इस करके क्या होता है कि उसमें वो फेमिलियर नहीं होते हैं और उससे जब जब इंटरव्यू वाले दिन पाते हैं तो उससे अनकंफर्टेबल फील करते हैं। एंड क्योंकि इंटरव्यू जो है एक प्रेशर कंडीशन क्रिएट कर सकता है, वहाँ पे प्रेशर हो सकता है, उस करके जो है अगर आपका ड्रेस कोड के साथ आप फेमिलियर नहीं हो, आप कंफर्टेबल नहीं हो, तो क्या होगा, ये आपका पर्टिकुलर इस प्रेशर को या स्ट्रेस को जो है और ज़्यादा इंक्रीज कर देगा। तो आपको ड्रेस कोड के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, छोटी छोटी नीटीज एंड ग्रिटीज के ऊपर ध्यान रखना है। जैसे कि अगर मैं बॉयज़ की बात करूँ तो बेसिकली आपको अपनी टाई जो है उसके ऊपर काफ़ी खास ध्यान देना है। टाई की लेंथ बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है थोड़ा सा देखनी है और एक दो बारी अपनी ड्रेस को पहनना ज़रूर, जिसको जिसको आप सोच रहे हो कि भाई इंटरव्यू के दिन पहन के लेके जाना है, हो सके तो उसके ऊपर एक दो मॉक टेस्ट हो ताकि आप उसके अंदर कंफर्टेबल हो सको। नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जहाँ पे लोग गड़बड़ करते हैं वो है अबाउट मी क्वेश्चन। ठीक है जी, सी देखिए 95% ऑफ द इंटरव्यूज में आपको ये अबाउट मी का क्वेश्चन जरूर पूछा जाना है कि दिल जस्ट आस्क ओके टेल मी समथिंग अबाउट यू। नाउ होता क्या है कि जनरली जो इंटरव्यू पैनल है उसके पास आपका डैफ या डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी होगा जिसमें उन आपकी पर्सनैलिटी के बारे में उनको थोड़ा बहुत आइडिया है, बट स्टिल ये क्वेश्चन किया जाता है अबाउट यू का या अबाउट मी का, ताकि आपके मुंह से सुन सके कि भाई आप अपनी पर्सनालिटी को किस तरह से देखते हैं, आप अपनी बेसिकली अपने बारे में आप क्या जानते हैं, है ना। और इससे बेसिकली एक आइडिया भी लगता है, एक बेसिकली लॉन्ग टर्म जो इंटरेक्शन प्रोसेस है उसका एक स्टार्ट होता है या एक स्टार्ट भी यहाँ से शुरू हो जाता है। नाउ अगेन ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है HCS के लिए, बिकॉज पिछले कुछ टाइम से जो है हम लोगों से डैफ नहीं भरवा रहे हैं और डैफ ना भरवाने के कारण जो है ये अबाउट मी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज सबसे पहले बैठते सारी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं। ठीक है जी, तो आप इसको प्लीज बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। इसमें जो है कोई इनकॉन्ग्रुएंसीज नहीं होनी चाहिए, इनकंसिस्टेंसीज नहीं होनी चाहिए। आपकी पर्सनालिटी जो है एक प्रॉपर फ्लो में निकलनी चाहिए, एक फ्लो में दिखनी चाहिए और बेसिकली उसमें आप अपने बारे में ऑलमोस्ट 4 या 5 सेंटेंसेस में मोस्ट ऑफ द चीजें बता पाए। इस तरह का अबाउट व्यू आपको तैयार करके रखना है गाइस। ठीक है जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज इज की भाई बिहेवियरल इश्यूज। ठीक है जी, ये बिहेवियरल इश्यूज जनरली जैसे क्या होते हैं, फॉर इंस्टेंस बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होना या बिल्कुल लो कॉन्फिडेंस हो जाना, ये चीज़ भी जो है क्या करते हैं आपके इंटरव्यू मार्क्स को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है जी, अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट होंगे तो जनरली आप किसी क्वेश्चन के जवाब में क्या करते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन देने लग जाएंगे और जिससे क्या होगा कि अगेन काउंटर क्वेश्चनिंग हो जाती है, ये काउंटर क्वेश्चनिंग हो सकती है जिसके कारण अगेन आपको कहीं पे जो है पकड़ा जा सकता है, कहीं पे जो है आपको फंसाया जा सकता है। सिमिलरली नो कॉन्फिडेंस, जब आप कॉन्फिडेंस कम होता है तो क्या होता है कि भाई आप बेसिकली यू विल बी अगेन क्वेश्चन को जो है या आपको प्रॉपर सुनाई नहीं देगा या आप प्रॉपर से समझ नहीं पाएंगे और उसका आंसर जो है प्रॉपरली नहीं दे पाते हैं। ठीक है जी, सो ये बिहेवियरल इश्यूज को हमको थोड़ा सा देखना होता है। जनरली कैंडिडेट्स क्या होते हैं अगर जो स्पेशली जिनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है तो उसमें क्या होता है जब भी वो आंसर कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा पॉज लेंगे, इस तरह की आवाज़ करेंगे। ये जो है अगेन पूरे इंटरव्यू अगर हम प्रोसेस में देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बुरी लगती है, काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड लगती है और इसको आपको जो है अगेन थोड़ा सा अवॉइड करना है। और आपको क्या करना है कि भाई जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको इंश्योर करना है कि यू आर गिविंग दी प्रिसाइज आंसर और जिसमें आप जो है बहुत ज़्यादा लॉन्ग पॉजेज या इस तरह की चीज़ें नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी, ये आपको कॉन्फिडेंस या अंडर कॉन्फिडेंस दिखाता है। नेक्स्ट चीज है जी, एम्बिग्यूटी नहीं होना चाहिए ना। एम्बिग्यूटी का मतलब क्या है कि भाई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, अगर आप क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो तो अगर आप बहुत ज्यादा वही बात ऊपर की नो कॉन्फिडेंस या अंडर ओवर कॉन्फिडेंस ना, अगर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, ओवर कॉन्फिडेंट होंगे तो आप बहुत ज्यादा आंसर करने की कोशिश करोगे और जब अंडर कॉन्फिडेंट होंगे तो जनरली जो है आप क्या करोगे अगेन जो आपका आंसर होगा बहुत कम सेंटेंस में निकलेगा और जिससे कि लाइक कैंडिडेट या जो आपका इंटरव्यू पैनल होगा वो आपसे सेटिस्फाई ना हो। ठीक है जी, तो एम्बिग्यूटी नहीं रखनी है, क्वेश्चन मार्क अपने आसपास में कंफ्यूजन नहीं रखनी है, हैव टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज। यहाँ पे मैं आपको एक प्रो टिप देता हूँ कि भाई अगर आपको जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है आप उस क्वेश्चन को ट्राई करें कि कंसाइज वे में 2 से 3 सेंटेंस में बताने की कोशिश करें ताकि वो ना ही बहुत ज़्यादा छोटा हो जाए या ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए। ठीक है जी, इस तरह से रखेंगे और लाइक आपको प्रोसाइसली जो क्वेश्चन दिया गया है उसी को आंसर करना है इन 2 से 3 सेंटेंसेस में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिजिडिटी नहीं होना चाहिए। रिजिडिटी का मतलब क्या है कि भाई अगेन आप स्टिफ नहीं होने चाहिए कि भाई
भाई एक ही चीज़ का लाइक आपका आंसर ही राइट आंसर है या आपका वे ही राइट वे है, तो आपका वे अच्छा हो सकता है, बट अगेन हर एक चीज़ को, हर एक प्रॉब्लम को, हर एक इश्यू को देखने के बहुत सारे नज़रिए हो सकते हैं। तो आपको जो है अपने आंसर को ऐसे डिफेंडिंग मोड में नहीं लेके चले जाना है, या फिर उसके ऊपर रिजिड नहीं हो जाना कि नहीं सर यही चीज़ होनी चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। कई भाई जो इंटरव्यू पैनलिस्ट हैं वो आपको बताते हैं कि भाई आप अगर इसकी जगह ऐसा हो तो कैसा होगा। तो जनरली ये इसलिए किया जाता है ताकि देख सके कि एक इंटरव्यू एक कैंडिडेट के अंदर कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, कितना जो है वो ऑब्जर्व कर सकता है, कितना जो है वो दूसरे से सॉल्यूशंस को ले सकता है। तो रिजिडिटी नहीं रखनी है। हाँ, आप अपने आंसर के ऊपर स्टैंड जरूर कर सकते हैं, हाउएवर जनरली अगर आपको इस तरह का सजेशन दिया जाता है तो आप उसको वेलकम कर सकते हैं, रिजिड नहीं होना है, ठीक है जी। एंड देन लास्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज यस सर सिंड्रोम। अगेन ये सिंड्रोम को मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। देखो क्या होता है कि जनरली हम लोग ये सोच के चलते हैं कि जो भी इंटरव्यू हमारा हो रहा है हमें इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक है जी। सो अगर मैक्सिमम क्वेश्चन में क्या होता है, लाइक अगर आपको 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आपका आइडिया रहेगा कि यार मैं 10 के 10 आंसर दे पाऊँ तो बहुत ही मजेदार हो जाए, 10 नहीं तो फिर 8 दे पाऊँ बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इस चक्कर में क्या होता है, जनरली आपको जो क्वेश्चन किया जाता है अगर आपको उसका आंसर नहीं भी आ रहा होता तो उसमें भी आप यस सर बोल देते हैं कि हाँ जी सर इसमें शायद ये है, ये है, ये है ना। डिस्पाइट इसमें आपकी नॉलेज शायद पार्शियल हो या शायद बिल्कुल भी ना हो, फिर भी आप यस सर बोलते हैं ताकि आप इस स्ट्रेस में ना आ जाए कि भाई मैंने कम क्वेश्चंस को आंसर किया है, ठीक है। तो ये नहीं करना है गाइज। अगेन ट्राई टू सी कि भाई ये जो पैनलिस्ट आपके सामने बैठे हैं दे आर वेरी वेरी एक्सपीरियंस ब्यूरोक्रेट्स, और जब वो कोई क्वेश्चनिंग कर रहे हैं तो अगेन उसके ऊपर उनका काफ़ी सब्सटैंशियल एक्सपीरियंस है, और इस एक्सपीरियंस से जो है अगर वो आप उनको कोई सुपरफिशियल आंसर दे रहे हैं तो वो आपको पकड़ लेंगे, ठीक है जी। तो आप ट्राई करें कि भाई आपको जो क्वेश्चन नहीं आता है, आपको जिस क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस नहीं है या जिसमें आपको आप पूरा आपको नॉलेज नहीं है, तो आप उस क्वेश्चन को आंसर ना करें। आप उसमें सिंपली ये कह सकते हैं कि सॉरी सर आई हैव अ वेरी लिटिल नॉलेज अबाउट इट, दो आई विल ट्राई टू रीड इट लेटर, है ना, रीड अबाउट इट लेटर। तो आप इस तरह की चीज़ें बोल के क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को ऑल टुगेदर पीछे रख सकते हैं और अगले क्वेश्चन का वेट कर सकते हैं। इंटरव्यू पैनलिस्ट आपको जानने के लिए बैठे हैं तो डेफिनेटली आपसे आगे क्वेश्चन पूछेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको 10 में से 10 क्वेश्चन का जवाब देना है, 3 क्वेश्चन का जवाब देके भी काफ़ी अच्छा इंटरव्यू में मार्क्स लिए जा सकते हैं, बशर्ते कि वो 3 आंसर्स आपके बहुत ही ब्यूटीफुल रहें। देन अनदर इंपॉर्टेंट एरिया जो है, ये तो मैंने बताया कि कौन से एरियाज में आप फॉल्टर कर सकते हैं, इनको आपको इंप्रूव करना है। अब हम बात करते हैं कौन से एरियाज जो है इंटरव्यू के लिए आपको कवर करने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लाइक अभी इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक रिजल्ट नहीं निकला है तो आप जो है इन एरियाज को कवर करें ताकि आप जो है प्रिपेयर कर सके इंटरव्यू के लिए, ठीक है जी। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई आप अपने होम टाउन की डिटेल्स को प्रिपेयर करें। फॉर इंस्टेंस अगर आपको कोई आपका डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया जाता था, हाउएवर हरियाणा में नहीं पूछ रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर सीक्रेसी रखा जा रहा है कि कोई कैंडिडेट जो है उसका नाम क्या है या कहाँ से है। हाउएवर अपनी होम टाउन की डिटेल्स होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज जनरली आपको कोई एग्जाम्पल, कोई आपको इस तरह की चीज़ बता रहे हैं वहाँ पे या कोई एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे लेटेस्ट से पूछ लिया कि भाई अच्छा टूरिज्म पोटेंशियल के बारे में बताओ, अपने डिस्ट्रिक्ट में टूरिज्म पोटेंशियल के बारे में आप क्या क्या करना चाहोगे। तो आप इस तरह की डिटेल्स जो है आप और अच्छे से इलेबोरेट कर पाओगे अगर आपको अपनी होम टाउन की डिटेल्स है, क्या वहाँ की सोशियो इकोनॉमिक डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या है, क्या इश्यूज़ हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा आपका आइडिया होना चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ इज आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ठीक है जी। ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली यहाँ से क्वेश्चन आपको पुट किए जाते हैं कि भाई आपने ये किया हुआ है, ऐसे किया हुआ है, इसमें क्या था। इस पर्टिकुलर एकेडमिक क्वालिफिकेशन का आपकी जॉब से क्या लेना देना हो सकता है या आप अपनी जॉब में इसको किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस को एज्यूम करिए, सोचिए इनके बारे में, एंड देन जो है उनको आप यहाँ पे आंसर करने की कोशिश करिए और ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन को आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना है। तीसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ हरियाणा। हरियाणा में किस तरह के सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज चल रहे हैं और उसके ऊपर क्या सोल्यूशन ओरिएंटेड आपकी अप्रोच रहेगी, इसके ऊपर भी आपको फोकस करना है। फॉर इंस्टेंस बहुत सारे इश्यूज हैं हमारे स्टेट में, जैसे कि हम बात कर सकते हैं पेट्रियार्कल एस्पेक्ट है, देन हम लोग एग्रीकल्चर के ऊपर बात कर सकते हैं, ग्राउंड वाटर सिचुएशन के ऊपर बात कर सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, ठीक है कि नहीं। सो आप इनके ऊपर तैयार करके रखिए, इनके ऊपर लाइक आप अपना ना सिर्फ क्वेश्चंस को या उस पर्टिकुलर सिचुएशन का एनालिसिस करके रखिए, बट उसका जो है प्रैक्टिकल सोल्यूशन, प्रैक्टिकल आंसर्स देखने की कोशिश कीजिए, ठीक है जी। आप एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रो टिप दूंगा आपको कि भाई आपके आंसर जो है ट्राई टू कीप देम प्रैक्टिकल, है ना, प्रैक्टिकल आंसर्स। और
बुकिश आंसर्स के ऊपर ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आप प्रैक्टिकल आंसर्स बनाने के लिए लाइक व्हाट यू कैन डू इज़ आई कैन रीड रिपोर्ट्स या रीड बेसिकली कहीं किसी ने कोई इस तरह का मुहिम चलाई हो या कोई इस तरह की रिपोर्ट आई हो या कोई इस तरह का इनोवेटिव मेजर लिया गया हो, तो इस तरह की चीज़ों को आप पढ़िए, इससे आपको बेसिकली प्रैक्टिकल आंसर्स मिलेंगे। सिमिलरली सोशियो इकोनॉमिक इशू जो इंडिया में चल रहे हैं, इनके बारे में आपको देखना है, ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा या कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं, इफ़ नॉट इन हरियाणा देन ऑफ इंडिया, ये आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी, सो ये हो गया बेसिकली समथिंग विच इज़ आउटसाइड यू। एंड देन नेक्स्ट वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज सेल्फ असेसमेंट। देखो भाई, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, इंटरव्यू जनरली क्या होता है, आपके आसपास रिवॉल्व कर रहा है, आपका होम टाउन, आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन, देन ऑब्वियसली जीके जो आपका सोशियो इकोनॉमिक इशूज़ है हरियाणा के, बट इंपॉर्टेंट इज सेल्फ असेसमेंट, आपके असेसमेंट के ऊपर होता है। कई बारी जनरली क्या होता है, आपका इंटरव्यू जो है वो हॉबीज़ के आसपास ही घूमता रहता है, ऑलमोस्ट 60-70% इंटरव्यू हॉबीज़ के ऊपर ही हो जाता है। ठीक है जी, तो जनरली हॉबीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बारी लाइक हम लोग मॉक इंटरव्यू कराते हैं तो बच्चे बोलते हैं कि सर लाइक तैयारी कर रहे थे तो बहुत ज़्यादा हॉबीज़ नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, हॉबीज़ एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी का बेसिकली फीचर होता है कि उसके पास कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, कुछ हॉबीज़ हैं। ठीक है कि नहीं, तो आपके पास भी होनी चाहिए। और ये नहीं कि भाई आप बहुत सारी हॉबीज़ लिख दो, प्रो टिप इज़ कि दैट यहाँ पे आप मैक्सिमम 1 या 2 हॉबीज़ आप बताओ। इन 2 हॉबीज़ को आप अच्छे से प्रिपेयर करो, इनके बारे में देखो, जांचो, इनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लोर करो और थोड़ा सा जो है इसके ऊपर प्रिपेयर करके रखना है। ठीक है जी, हॉबीज़ के ऊपर जनरली क्वेश्चन आ जाता है, तो आप इसको जो है थोड़ा सा प्रिपेयर करके रखेंगे। एंड आपकी हॉबी जो है प्रिसाइज होनी चाहिए, ऐसा एम्बिग्यूस नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, मतलब एम्बिगिटी का मतलब है कि अगेन जैसे हम लोग लास्ट टाइम इंटरव्यू करे तो किसी ने सूर्य नमस्कार बोल दिया था, तो लाइक हॉबी नहीं है, हॉबी आपकी योगा है ना, तो ट्राई टू हैव दैट प्रिसाइज हॉबी या प्रिसाइज, वो कॉलम में प्रिसाइज हॉबीज आपकी होनी चाहिए जो कि आप वहाँ पे बता सकें। ठीक है कि नहीं, देन ऑब्वियसली यू शुड नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, आपको पता होना चाहिए। कई बार ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, और जनरली अगेन ये भी आपको देखना है कि भाई इसमें भी इनकन्सिस्टेंसी ना हो। ठीक है नहीं, ऐसा ना हो कि आप अपनी स्ट्रेंथ को जो है पेशेंस, आप अपना स्ट्रेंथ बता रहे हैं और हाउएवर अपनी वीकनेस बोल रहे हैं कि मैं बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो इस तरह की जो है इनकन्सिस्टेंसीज जो है आपके बेसिकली लाइक ऐसे सेल्फ असेसमेंट में नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। देखिए, अगर आपके मन में जो भाव है, जो लेटर से आपसे जो कोई क्वेश्चन पूछा गया, अगर आपके मन में जो उत्तर, अगर आप उसे प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, प्रॉपरली समझा नहीं पाएंगे, तो देन अगेन आपको कंपैरेटिवली मार्क्स कम मिलेंगे, ये डेफिनेट बात है। सो आपको अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर, अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर काफ़ी अच्छे से काम करना पड़ेगा। किस तरह से आप उनको अपनी बात समझाते हैं, क्या शब्दों का चयन करते हैं, कितने शब्दों का चयन करते हैं, किस तरह से उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं, आपके हाथों का मूवमेंट कैसा होगा। ठीक है जी, आपके भाव, आपके एक्सप्रेशन कैसे होंगे, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और ये जो है सेल्फ असेसमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि भाई आप किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसके लिए अगेन वही प्रो टिप देता हूँ मैं आपको कि आप क्या करें, आप जनरली जब मॉक करेंगे तो उसमें भी बताएंगे हम आपको, या फिर अगर आप खुद करना चाहते हैं तो आप अबाउट मी को प्रैक्टिस कीजिए शीशे के सामने, तो वहाँ पे आप देखेंगे भाई आप किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या आपका कम्युनिकेशन स्किल है और क्या आपके एक्सप्रेशन आ रहे हैं, आपका बेसिक अपीयरेंस कैसा निकल के आ रहा है जब भी आप किसी से डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है जी, आप अपने सीनियर्स के साथ बैठिए या अपने दोस्तों के साथ बैठिए, उनसे बोलिए कि भाई आप एक उनका मॉक करिए, और वो लोग जो है आपके बारे में, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, आपके ऊपर जो है असेसमेंट करेंगे, और उससे आपको काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है जी, अपीयरेंस अगेन इट मैटर्स अ लॉट, एंड इसको जो है आपको सही रखना है। आपके बैठने की पोजीशन जो है वो ठीक होनी चाहिए, आपके शोल्डर शुड बी रोल्ड बैक और आप प्रॉपरली रिलैक्स्ड पोजीशन में बैठे होने चाहिए। आपका जो डिस्कस करने का या कुछ बताने का तरीका है वो रिसेप्टिव होना चाहिए। ठीक है जी, ओवरऑल रिसेप्टिव होना चाहिए, दैट मीन्स आई एम ओपन फॉर कन्वर्सेशन, ऐसा लगे कि आप किसी चीज़ को डिफेंड कर रहे हैं। ये चीज़ें हैं वो अगेन एक नेगेटिव परसेप्शन छोड़ती हैं इंटरव्यू पैनल के ऊपर है। ठीक है, एंड फाइनली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू हैव अ राइट स्माइल। देखिए, इंटरव्यू है डेफिनेटली प्रेशर लाइक कंडीशन होती है, प्रेशर सिचुएशन होती है, और वो आपको ग्रिल करने की भी कोशिश करते हैं, बट यहाँ पे अगेन कोई भी इस तरह की बड़ी मुश्किल है, कोई भी बड़ा इस तरह का इशू है, इवन आपने गलत आंसर दे दिया है, इस सब से आप बच सकते हैं या बाहर अच्छे से निकल सकते हैं इफ़ यू हैव अ राइट स्माइल। ऐसा नहीं कि लाइक अगेन यू हैव टू लाफ, और आपको बहुत बड़ी स्माइल नहीं, जस्ट एक राइट काइंड ऑफ स्माइल शुड ऑलवेज बी देयर
इन योर फेस, ताकि आप जो है हर एक डिफ़िकल्ट कंडीशन को भी, टेंशन को भी डिफ्यूज़ कर सके। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, जो कंडीशंस हैं वो और ज़्यादा कोर्डियल होंगी, जो इंटरेक्शन और ज़्यादा कोर्डियल होगी, एंड इससे डेफिनेटली एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनता है जिससे कि आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन में निकल सकते हैं। और ये सिर्फ लाइक इट इज़ नॉट ओनली ट्रू अबाउट इंटरव्यू, ये जीवन में आप कहीं पे भी अपनाएंगे वहाँ पे ये काम ज़रूर करेगा आपके लिए, ठीक है जी। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज़ टू हैव अ राइट स्माइल। सो इन एरियाज़ के ऊपर आपको काम करना है, आपको अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर, अपने होम टाउन डिटेल्स के ऊपर, अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के ऊपर, अपने जो सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं इनके ऊपर काम करना है, और क्या किस चीज़ पे काम नहीं करना वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ गाइस। सो आई होप यू लाइक दिस पर्टिकुलर सेशन। अगेन इफ यू वांट टू बुक योर साइको एनालिसिस सेशन विद द एक्सपर्ट्स इन अवर अकेडमी, तो आप यहाँ पे इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आपका 1-on-1 इंटरेक्शन सेशन किया जाएगा, जहाँ पे कि आपको इन सब चीज़ों के ऊपर और अच्छे से डिटेल से गाइड किया जाएगा कि भाई आप इसमें ये काम कर लीजिए, ये काम कर लीजिए, ताकि इंटरव्यू टाइम तक आप जो है अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप यू लाइक दिस पर्टिकुलर सेशन। ऐसे सेशन के साथ मैं अब और आता रहूँगा, एंड वी विल बी टॉकिंग अ लॉट अबाउट हरियाणा सिविल सर्विसेज। सो टिल नेक्स्ट टाइम गाइज, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।